हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल देव क्लासेस पे। साथियों, आप सभी हमारे साथ में लाइव में जुड़ चुके हैं और हम आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी साथी हमारे साथ में लाइव में जुड़ रहे हैं उस सेशन को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि फिर इससे हमें क्या होगा, एक मोटिवेशन मिलेगा और एक सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम आपके लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो फ्रेंड, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में, उनको पर्सनली मैसेज के माध्यम से आपको शेयर करना है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं आज से कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ में, जिसमें हम फ्रेंड लेके आए हैं आप सभी के लिए राष्ट्रीय खबरें, कुछ इकोनॉमिक्स की खबरें हैं जो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। इसके बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो बनती हैं उनको भी आपके सेशन में कवर करते हैं। स्पोर्ट्स की खबरें, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें होती हैं साथियों, उसको भी अपने सेशन में हम कवर करते रहते हैं। और जितने भी महत्वपूर्ण जो डेट होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल के हो या इंटरनेशनल लेवल के होंगे, दोनों प्रकार के महत्वपूर्ण दिन और दिवस के बारे में फिर हम अपने सेशन में कवर करते हैं। तो फ्रेंड, इसी की जानकारियों के साथ में चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज है 21 नवंबर 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में आपका सेशन लाइव में जुड़ चुका है। तो एक बार अपने चेहरे पर लाइए मुस्कान और शुरू करिए उस मुस्कान के साथ में आज के सेशन। अपने पेन और पेपर के साथ में लेकर बैठ जाइएगा साथियों, इंडिया और वर्ल्ड का मैप भी साथ में लेके बैठिएगा, जिससे फिर आपको कुछ बहुत सारी जानकारियां जो है आपको मैपिंग के माध्यम से समझा सकेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन उससे पहले आपको फ्रेंड क्या करने वाला, चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एक मोटिवेशनल कोर्स लेके आते हैं, जो आपके चेहरे को फ्रेंड क्या करेगा, थोड़ी सी खुशियों से भर देगा। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जी मेरे प्यारे साथियों, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उसे दूसरों को कहने से, यानी उसके बोलने से, यानी उसकी निंदा करने से अपनी राय को फिर क्या होना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि आपकी सफलता मिलते ही लोगों की फिर क्या होती है, राय भी बदल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी मंजिल को अपने तरीके से फिर क्या करिए, चुनिए और उसे अपने तरीके से लक्ष्य पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड, इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और साथियों देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें आपके लिए दी गई है। महत्वपूर्ण 10 सुर्खियां होगी, उसके साथ में विश्लेषण होगा साथियों, मैपिंग होगा, और जितनी भी जानकारी साथियों उससे बन सके स्टैटिक जीके वाला पोर्शन भी हम आपको कवर करते हुए चलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा जयंती अभी हाल में फ्रेंड मनाई जाती है, वो किस डेट को मनाई जाती है, आपको ये बताना है। 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर या 15 नवंबर। तो मित्रों, यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले जो जानकारियां मिलती है वो आती है कि बिरसा मुंडा की जो जयंती होती है साथियों, वो मनाई जाती है आपके याद में 15 नवंबर को। क्या होता है साथियों, 15 नवंबर को प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ से हमारे पास में ऑप्शन क्या बना, डी यहाँ से बना गया, राइट। अब साथियों ये होता है कि बिरसा मुंडा की जयंती जो होती है वो किस विशेष अवसर के लिए मनाई जाती है। तो ध्यान रखना साथियों, इसी दिन क्या हुआ था, झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था साथियों, झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, स्थापना हुई थी। क्या हुई थी साथियों, झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। कब हुई थी मैं आपको वही बताना चाहूंगा। 15 साथियों कब हुई थी, 15 नवंबर सन 2000 को। क्या होता साथियों, सन 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और उसी दिवस उनका क्या हुआ साथियों, एक विशेष प्रकार से देखा जाएगा तो जो एक जनजाति है, जो आदिवासी लोग हैं, जिसे जो मुंडा जनजाति है साथियों, उसके क्या रहे हैं, ये पिता या पितामह के लिए या स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं साथियों, इसलिए झारखंड के लिए। और इन्होंने आदिवासियों के जीवन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया हुआ था, इसलिए उनके जीवन को यादगार बनाने के लिए फिर क्या हुआ, झारखंड की राज्य की जो स्थापना की गई वो कब की गई, 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य जो है मनाया गया। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। आगे जानकारी अपनी बात करते हैं, कुछ और भी महत्वपूर्ण बनी हुई है आप सभी के लिए। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उनके बलिदान और योगदान को याद करने के उद्देश्य से क्या होता साथियों, एवं झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। और झारखंड ने 15 नवंबर को अपना राज्य दिवस भी मनाया जाता है। क्या होता साथियों, झारखंड अपना 15 नवंबर को अपना राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी, 15 नवंबर सन 2000 में हुई थी। इसके साथ में फ्रेंड आप सभी को बता दें कि बिरसा मुंडा के बारे में फ्रेंड क्या है, जानकारियां कुछ इकट्ठा करते हैं। सबसे पहले वह एक बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे जो मुंडा जनजाति के थे। क्या हुआ साथियों, वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है
कि वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे जो मुंडा जनजाति के थे। उन्हें धरती अब्बा, क्या होगा साथियों, धरती अब्बा यानी कि पृथ्वी के पिता के नाम से भी जाना जाता था। 19वीं शताब्दी के दौरान में झारखंड और बिहार बेल्ट में पैदा हुए 17वें आंदोलन के उनकी जो भूमिका रही है साथियों वो क्या रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। चलिए फ्रेंड बैक में चलते हैं, हम आपको और कुछ जानकारियां फ्रेंड आपके साथ में क्या होती हैं शेयर करते हैं यहाँ पे एक झारखंड के बारे में। तो साथियों सभी को बताओ कि झारखंड की जो राजधानी है फ्रेंड क्या आती है, रांची यहाँ की फ्रेंड्स क्या है, राजधानी है, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी फ्रेंड क्या है, रांची यहाँ की जो है राजधानी बनती है। और यहाँ पर कोयला क्या होता है साथियों, कोयले का उत्पादन, किसका साथियों, कोयले का उत्पादन में फ्रेंड क्या होता है, ये भारत के दूसरे नंबर पर है। भारत से क्या होता है, भारत के दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखना साथियों किस स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। कोयले के सबसे अधिक उत्पादन में किस स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। तो साथियों एक क्वेश्चन ये बनता है कि पहले स्थान पर कौन है। ध्यान रखना साथियों कि पहले स्थान पर कौन बनेगा, तो पहले स्थान पर है साथियों छत्तीसगढ़। क्या होगा साथियों, छत्तीस जो गढ़ होगा अपना वो बन जाएगा आपके साथ में पहला, यानी कि पहले स्थान पे छत्तीसगढ़ है, दूसरे पे फ्रेंड क्या रहेगा, जो बनेगा वो झारखंड बनेगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। जितने भी फ्रेंड यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी को हमने फ्रेंड क्या कर दिया है, इस सेशन के साथ में कवर कर दिया है। इसके साथ में फ्रेंड एक चीज और बनाया जाता है, बताना चाहेंगे आप सभी को कि बिरसा मुंडा के साथ में फ्रेंड क्या हुआ, एक चीज और जुड़ा हुआ है, वो फ्रेंड क्या जुड़ा हुआ है कि आदिवासी दिवस। क्या होता है साथियों, जो आदिवासी दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 9 अगस्त को। क्या होता है साथियों, 9 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या होता है, आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में साथियों, आदिवासी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर साथियों। आगे फिर बात करते हैं तो केंद्रीय केंद्रीय जनजातीय, क्या होगा साथियों, जातीय कल्याण के मंत्री कौन है, सब आप सभी को कमेंट करके बताना है कल्याण मंत्री कौन है। जल्दी से सभी लोग साथियों कमेंट करके बताइए नीचे कि केंद्रीय जो जनजातीय कल्याण मंत्री है वो वर्तमान में कौन है, आप सभी को बताना है। तो साथियों मैं बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दे देना, अर्जुन मुंडा। क्या होगा साथियों, अर्जुन मुंडा इस समय वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कल्याण के मंत्री रहे हैं। तो एक तरफ से तो एक चीज ये बनता है साथियों कि जो आदिवासी दिवस होता है वो प्रमुख रूप से किसके रूप में मनाया जाता है, वो जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए ही मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये झारखंड में विशेष तौर पर क्या होता है, आदिवासी जो होती है वो निवास करती हैं, इसलिए जो प्रमुख रूप से मनाया जाता है वो फ्रेंड क्या मनाया जाता है, और झारखंड में मनाया जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इतनी टॉपिक आपको बेहतर रूप में समझ में आ चुकी होगी। अगर फ्रेंड्स ये आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, सीधा बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में। किस आईआईटी ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली जो है विकसित की है। साथियों क्या होगा पिंसर उत्प्रेरक जो होगा प्रणाली, क्या चीज है, मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी बताना चाहूंगा। साथियों यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर ढूंढेंगे, राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या आईआईटी मुंबई। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, आईआईटी गुवाहाटी बनेगा। और साथियों आईआईटी गुवाहाटी ने पिंसर जो उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है वो किस रूप में है, तो उसके बारे में जानकारी लेना। ये पेन क्या होता है, कूड़े से, जितना पेन क्या होता है जो औद्योगिक कचरे होते हैं, क्या होगा साथियों, औद्योगिक कचरे से, औद्योगिक साथियों क्या होता है, कचरे से ये क्या होता है, बहुमूल्य रसायन फिर क्या होता है, बनाने का काम करता है। क्या होता है साथियों, बनाने का काम करता है। ये जो होता है पिंसर जो उत्प्रेरक प्रणाली है साथियों, ये क्या करता है, और जितने भी कचरे होते हैं उनको बहुमूल्य रसायन में कन्वर्ट करने का जो होता है मुख्य रूप से काम करता है। तो साथियों यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली विकसित की है, जो औद्योगिक या बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में क्या करती है साथियों, बदलने का काम करती है। इन पिंसर उत्प्रेरणों की छोटी मात्रा बार बार बड़ी मात्रा में औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कि ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड और हाइड्रोजन में फिर क्या होती है, बदलने का काम करती है। साथियों क्या होता है, एक उदाहरण की तरफ समझते हैं, ग्लिसरॉल को लैक्टिक एसिड में बदलने का जो है मुख्य काम करती है। इसी तरह उत्प्रेरक की कुशलता पूर्वक
बायो एथेनॉल क्या हुआ साथियों, बायो एथेनॉल जो कम ऊर्जा वाले घनत्व वाले ईंधन होते हैं उनको अधिक यानी कि उच्च ऊर्जा घनत्व वाले बुटानॉल में परिवर्तित करने का काम करती है। साथियों ऐसा क्या है कि इसमें जो होता है जो कुछ कम वाले ऊर्जा देने वाले क्या ईंधन है उनको उच्च ऊर्जा वाले ईंधन में क्या होती है साथियों, परिवर्तन करने का काम करती है। तो ये दोनों चीजें फिर ना पृथ्वी के लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, इसको आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगला साथियों दिया गया है कि औद्योगिक रूप से लाभकारी रसायनों में बायोमास के प्रसंस्करण के दौरान में उत्पादित गिल्सराल क्या होता है साथियों, गिल्सराल और इथेनॉल क्या होता है साथियों, इथेनॉल जैसे मध्यवर्ती के रूपांतरण में दुनिया भर में फिर क्या हो रही है, बहुत रुचि जो है इसमें प्राप्त की जा रही है। मतलब फिर से दुनिया भर में कई जगह अब इसका जो उपयोग हो रहा है वो धीरे धीरे फिर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ टॉपिक यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं साथियों गुवाहाटी के बारे में। तो साथियों देखिएगा गुवाहाटी है कहाँ पे, तो गुवाहाटी फिर ये कहाँ पे है, ये है असम में। क्या होगा साथियों, असम में होगा, ठीक है ना। और असम के बारे में फिर बात करें तो असम का जो है सबसे बड़ा शहर, ठीक है ना साथियों, असम का सबसे बड़ा जो शहर है साथियों वो कौन है, वो है आपके साथ में गुवाहाटी, ठीक है ना। सबसे बड़ा शहर क्या हो गया साथियों, वो हो जाएगा आपके साथ में गुवाहाटी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही मैंने बता दिया आपको कि जो असम का न्यायालय है क्या होगा साथियों, असम का जो उच्च न्यायालय है वो भी फिर कहाँ रहेगा, उच्च न्यायालय वो भी फिर कहाँ पे है आपके साथ में, गुवाहाटी में ही है। कहाँ का, असम का उच्च न्यायालय साथियों कहाँ पे है, गुवाहाटी में। असम के संबंधित फिर क्या है जानकारियां कुछ और बताना चाहेंगे। यहाँ के फिर जो सीएम है क्या है साथियों, सर्बानंद सोनोवाल। क्या हुआ साथियों, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के फिर क्या है। और साथियों बी डी मिश्रा, क्या होगा साथियों, बी डी मिश्रा। माफ कीजिएगा फ्रेंड्स क्या है, जगदीश चंद्र मुखी हैं साथियों। क्या रखना, यहाँ के राज्यपाल कौन है साथियों, जगदीश चंद्र मुखी। एक बार फ्रेंड्स थोड़ा सा इरेज कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड एक चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि यहाँ के जो राज्यपाल हैं साथियों वो कौन है, तो जगदीश मुखी फ्रेंड क्या होंगे, यहाँ के राज्यपाल होंगे। गवर्नर क्या हुआ साथियों, गवर्नर जो है राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। जगदीश मुखी फिर क्या है, यहाँ के गवर्नर हैं। इसके बाद फिर अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, क्या होगा साथियों, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कौन है साथियों, ए एस बोपन्ना। क्या होगा साथियों, ए एस बोपन्ना यहाँ के फिर क्या है, वो यहाँ के फ्रेंड्स देखिएगा। मैं आपको और बताना चाहूंगा साथियों कि जो गुवाहाटी है उच्च न्यायालय वो फिर क्या होगा, कई राज्यों को कवर करता है। जैसे फिर क्या होगा आपके साथ में जितने भी राज्य होंगे, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, क्या होगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है, तो उसका जो फिर अरुणाचल प्रदेश के जितने भी क्या होते हैं जो कार्य होते हैं वो कहाँ होता है, गुवाहाटी में होता है। इसके साथ ही फिर क्या होगा, नागालैंड, नागालैंड के साथ में फिर क्या होगा, जो मिजोरम, मिजोरम क्या होगा साथियों, मिजोरम। ये तीन ऐसे राज्य हैं साथियों जिनके क्या करता है, जो वहाँ का जो क्षेत्र होता है उसका जितना भी फिर केस होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे सुनाई होती है, उसकी गुवाहाटी होती है। तो इसलिए कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ध्यान रखना साथियों वो कौन बनेगा, ए एस बोपन्ना बनेंगे। सभी को क्लियर यहाँ से। चलिए फ्रेंड अगर हम बात कर रहे हैं असम के बारे में, तो असम में दो चीज आपको और ध्यान रखना है। क्या चीज, एक तो राजधानी पिंड क्या है, असम की जो राजधानी है वो पिंड क्या है, दिसपुर है। सभी को पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दिसपुर यहाँ की राजधानी है। इसके बाद में यहाँ पर दो चीज और पूछी जाती है, खासकर पिंड यहाँ के दो राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो पिंड है काजीरंगा, क्या होगा साथियों, काजीरंगा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान जो प्रमुख रूप से है। और एक है साथियों मानस, ठीक है ना साथियों, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। ये दो चीज आपके फ्रेंड्स क्वेश्चन से संबंधित जो स्टैटिस्टिक्स जीके में पूछे जाते हैं वो आपसे अक्सर करके पूछे जाते हैं। और एक चीज फ्रेंड आपके पास और है कि जो काजीरंगा है वो किस लिए फेमस है, तो ध्यान रखना साथियों, काजीरंगा होता है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए। क्या होता है साथियों, एक सींग वाले गैंडे के लिए फ्रेंड्स क्या होता है, फेमस होता है, ठीक है ना। क्या होगा साथियों, एक सील वगैरह गहने के लिए। और जो मानस क्या होगा सर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए साथियों, वो बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए साथियों, बाघ के लिए फेमस है। तो इतनी साथियों जानकारियां हैं जो हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और ये सिर्फ आपको लाइव क्लास के दौरान ही समझ में आएगी।
अगर आप साथियों इसको पीडीएफ में डाउनलोड करते हैं तो आपको पीडीएफ को पूरी तरह समझ नहीं आएगा कि क्या चीज़ इसमें दिया गया है, लेकिन अगर जब आप लाइव क्लास के माध्यम से इस चीज़ को सीखेंगे तो आपको बेहतर रूप में फ्रेंड समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। अगला फ्रेंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के आधार पर, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2018 के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है, आपको ये बताना है। सबसे अधिक फ्रेंड क्या होगा, जो लिंगानुपात है वो किस राज्य में है, आपको ये बताना है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो साथियों राइट आंसर क्या बनेगा, बनेगा दोस्तों अपने पास में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश क्या होगा साथियों, बन गया यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। अब जानकारियां कुछ और आप पहले शेयर करते हैं, इसके बाद फिर आएंगे दोबारा वापस इस क्वेश्चन पर और जाने के यहाँ के साथियों कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके के बारे में। पहला चीज फिर क्या है यहाँ पे, भारत का जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, क्या हो गए साथियों, जो रजिस्ट्रार जनरल ने अभी हाल में नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर एक महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट मुख्य रूप से भारत के विभिन्न राज्यों में सेक्स अनुपात, क्या होगा साथियों, जो सेक्स रेशियो होता है जिसमें प्रति 1000 पुरुषों पर पैदा होने वाली जो महिलाओं की संख्या का अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। क्या होगा साथियों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या फिर क्या कहलाती है, वो सेक्स रेशियो यानी कि सेक्स अनुपात के रूप में कही जाती है। महिलाओं की संख्या, ठीक है ना साथियों, 1000 साथियों क्या होता है पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आप साथियों देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे अधिक कितना रहा है साथियों, वो रहा है साथियों 1084, मतलब फिर क्या रहे 1000 पुरुष पे 1000 जो 84 महिलाएं होती हैं वो कहाँ पे हैं, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरे नंबर पे फिर अगर बात करें तो आपके पास में आता है नागालैंड 965 है साथियों। तीसरे नंबर पे फिर क्या है आपके पास में आ चुका है मिजोरम, क्या होगा साथियों, नागालैंड के साथ दूसरे स्थान पर, तथा मिजोरम फिर क्या होगा तीसरे स्थान पर। इसके स्थान पर जो चौथे स्थान पर साथियों रहा है वो क्या रहा है 963 रहा है चौथे स्थान पर। और केरल साथियों क्या रहा है 5वें स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखना इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं साथियों क्या होगा वो आपके साथ में है। नागालैंड 956 के साथ दूसरे स्थान पर है, 964 के साथ में मिजोरम तीसरे स्थान पर है, 963 के साथ में फिर क्या होगा चौथे स्थान पर केरल है और 5वें स्थान पर इसी प्रकार फिर क्या होगा कर्नाटक बना हुआ है 957 के साथ में। सबसे कम अगर फिर देखा जाएगा तो कितना है मणिपुर का है। दो चीज ध्यान रखना साथियों, सबसे अधिक और सबसे कम आपसे पूछा सकता है। तो एक तो तरफ ध्यान रखना है फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश और दूसरी तरफ फ्रेंड ध्यान रखना है आपको मणिपुर, ठीक है ना साथियों। यहाँ से सभी को क्लियर हो चुका है। अब फ्रेंड चलते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके के बारे में बात करने के लिए आपके पुराने वाले क्वेश्चन की सीरीज पर। चलिए फ्रेंड्स आप सभी के लिए सबसे पहले जो जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो साथियों अरुणाचल प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हैं साथियों क्या होगा, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है साथियों, प्रेमा खांडू है। क्या होगा साथियों, प्रेमा खांडू यहाँ के फिर क्या है सीएम है। दूसरा चीज फिर क्या होगा यहाँ पे गवर्नर, क्या होगा साथियों, जो गवर्नर है यहाँ के कौन है, तो ध्यान रखना बीडी मिश्रा। फिर क्या होगा बीडी मिश्रा फिर क्या है यहाँ के गवर्नर है। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, और हमने आपको पहले भी बताया था एएस बोपन्ना यहाँ के फिर क्या हो जाएंगे सीजे हो जाएंगे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो फ्रेंड्स क्या है मुख्य न्यायालय, मुख्य न्यायालय कहाँ साथियों, ये आपके साथ में गुवाहाटी में है, हमने आपको पहले बताया था। और ये फिर क्या होगा असम में मुख्य रूप से कवर करता है। यहाँ तक फिर आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ साथियों। एक चीज फिर आपके पास में जानकारियां क्या है मैं आपको बता दूं साथियों कि यहाँ का एक बहुत ही ज्यादा फेमस फिर क्या है राष्ट्रीय उद्यान है जिसका फिर क्या है नमदफा नाम है। क्या होगा साथियों, नमदफा फिर क्या है यहाँ का सबसे जो होगा प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। और ध्यान रखना साथियों ये कई बार पूछा गया है कि नमदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे बड़ा, क्या होगा साथियों, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। क्या होगा साथियों, राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। क्या होगा साथियों, नमदफा जो हो गया आपके साथ में राष्ट्रीय उद्यान वो फिर क्या है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वो भी कहाँ पे फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में है। तो साथियों इतनी जानकारियां हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब दो चीज और आप चाहिए फिर क्या है इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो फिर कौन कौन से हैं, तो एक तरफ तो फिर क्या है असम है और एक तरफ फिर क्या है नागालैंड है। क्या होगा साथियों, असम और नागालैंड फिर क्या है इसके दो पड़ोसी राज्य हैं पहली चीज। तो इसके बाद में फिर अगर देश की बात में आएगी तो फिर क्या हो जाएंगे भूटान,
चीन और साथियों क्या हो जाएगा म्यांमार, ठीक है ना साथियों, क्या हो जाएगा भूटान, चीन क्या हो जाएगा, वो बिहार में फिर क्या है यहाँ के ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, फिर क्या होती हैं जो ये फिर क्या हो गया इंटरनेशनल जो इसके साथ रिलेशन है जो यानी कि संबंध से क्या हो गया ये जुड़ा हुआ है। तो इतनी साथियों क्या है चीजें हैं जो अरुणाचल प्रदेश के साथ में बनती हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपके साथ में शेयर करते हैं। चलिए फिर मैप पर अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये पिन क्या है अरुणाचल प्रदेश है। क्या होगा साथियों ये जो पूरा मैप देख रहे होंगे ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये पिन आपके पास में असम हो गया, ये पिन क्या होगा नागालैंड होगा, ठीक है ना, ये पिन क्या होगा असम और ये पिन क्या हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। आगे पिन देखिएगा यहीं से पिन क्या है इधर चाइना है, यहाँ पर पिन क्या बनेगा भूटान इधर रह जाएगा, ठीक है ना, इधर भूटान हो जाएगा और यहीं पे पिन क्या बन जाता है आपके साथ में म्यांमार जो होगा वो जुड़ने का काम करेगा। तो साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका होगा, उम्मीद है कि टॉपिक आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा बाय मैपिंग के माध्यम से भी और बाय ओवरले के माध्यम से भी। तो चलिए फ्रेंड बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 4 दिया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने स्वर्ण 2020 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए कितने वैज्ञानिकों का चयन किया आपको ये बताना है। साथियों ऑप्शन क्या दिया गया है 3, बी ऑप्शन है साथियों 21, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 25। साथियों ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ से हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ओके अब साथियों देखिएगा क्या चीज है विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसने 2020 के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति में भाग लेने के लिए 21 वैज्ञानिकों का चयन किया हुआ है और ये छात्र क्या हो गए 21 जो वैज्ञानिक है साथियों ये अलग अलग साथियों जो होगा वो क्षेत्रों से लिए गए हैं। इसमें फ्रेंड क्या होगा मैथमेटिक्स के होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के होंगे, कुछ फ्रेंड क्या है इन्वायरमेंट के हैं, कुछ फिजिक्स के हैं, ऐसे कई क्षेत्र क्या होगा फ्रेंड जो वैज्ञानिक होंगे उनको कुछ मैथमेटिक्स के भी जो है क्षेत्र के वैज्ञानिक को भी इसमें शामिल किया गया है। अब साथियों इसका उद्देश्य क्या होगा तो साथियों इसका जो उद्देश्य हो गया जो छात्रवृत्ति देने का उद्देश्य ये है कि नई नई जो टेक्नोलॉजी है नई जो टेक्नोलॉजी है इसमें हम कुछ और शोध कर सकें या इसमें कुछ हम और जानकारियां हासिल कर सकें, इस उद्देश्य से ये छात्रवृत्ति साथियों जो है वो प्रदान की गई है। तो साथियों यहाँ पे मुख्य चीज आपके पास में है कि 2020 के लिए स्वर्ण जयंती के लिए क्या हुआ साथियों 21 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ में निर्बाध शोध को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। हमने पहले बताया था ये मुख्य रूप से क्या होगा शोध को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये स्कॉलर जो है वो दी जा रही है। यह भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा हर वर्ष युवा वैज्ञानिकों को जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा विज्ञान, भौतिकी विज्ञान के उत्कृष्ट शोध के लिए सम्मानित किया जाता है। क्या होगा साथियों 21 वैज्ञानिकों ने जिन्होंने फिर क्या किया है शोध को बढ़ाने में क्या हुआ है फिर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ऐसे वैज्ञानिकों का क्या साथियों चुनने का काम करता है और इन्हें को पुरस्कृत किया जाता है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको बेहतर रूप से समझ में आ चुका होगा। अगर फिर एक चीज बात करें कि वर्तमान में जो फ्रेंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है ठीक है ना साथियों इसके जो मंत्री रहे हैं ये जो मंत्रालय है साथियों इसके मंत्री रहे हैं वो कौन रहे तो ध्यान रखना साथियों हर्षवर्धन। क्या होगा साथियों डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन क्या रहे साथियों विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के जो है मंत्री रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण जानकारियां हैं क्योंकि ये साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भी मंत्री रहे हैं। तो ये चीज आप सभी के लिए दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, दो मंत्रालय इनके साथ में है, एक तो पिन क्या है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है और एक साथ पिन क्या है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के भी मंत्री है जो केंद्रीय मंत्री है उसके तौर पर कार्यरत है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन DIPM ने विश्व बैंक को जो है एक समझौता किया हुआ था वो किस डेट में किया हुआ आपको ये बताना है 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, 17 नवंबर को या 18 नवंबर को। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर निकल के आएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है ना साथियों। 16 नवंबर को भी 2020 में प्रिंट किया हुआ है निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग और क्या हुआ है विश्व बैंक के बारे में यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में क्या हुआ है एक समझौता किया गया है। अब समझौता क्या क्या किया गया है ये भी मैं जानकारी आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले पॉइंट क्या है महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आपके साथ में डेट है 16 नवंबर 2020 को किया गया है किसके बीच में वो आप साथियों निवेश और लोक संपत्ति जो प्रबंधन विभाग है जिसे हम DIPAM के रूप में जानते हैं और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के बीच में समझौता हुआ है।
समझौते के तहत विश्व बैंक DIPM को परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण की क्या होगा साथियों, सलाहकारी जो होगा सेवाएं देगा। इसको होगा साथियों जो होगा मुख्य रूप से सलाह देने का काम करेगा। कौन करेगा? वो विश्व बैंक करेगा, ठीक है ना। DIPM निवेश जो प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को नॉन कोर एसेट, गैर जरूरी परिसंपत्तियों और शत्रु संपत्तियों की 100 करोड़ या उससे अधिक की जो ज्यादा के मूल्य वाली बिक्री जिम्मेदारी को फिर क्या होगा, संभालना होगा। मतलब फिर जो 100 करोड़ से अधिक जो बिकने वाली जो संपत्तियों हैं उस पर जो नजर रखने का काम करेगी, फिर कौन करेगी? वो इस जो होगा कार्य योजना के तहत किया जाएगा। LIC क्या होगा साथियों? LIC में अल्पसंख्यक दाव बेचने की योजना है। क्या होगा साथियों? अल्पसंख्यक दाव बेचने की योजना है, जिससे हम टैक्स के रुपए में फंड क्या होते हैं यहाँ पर बचाने का काम करते हैं। एसेट मोनेटाइजेशन फंड क्या है, ये आप ध्यान रखना। एसेट जो मोनेटाइजेशन का अर्थ होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को कम या अप्रयुक्त बनाकर राजस्व के नए स्रोत को बनाना। क्या होगा साथियों? जितने भी सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं अगर उसको बेचने की बात की जाए, जैसे साथियों क्या है, सार्वजनिक संपत्ति के रूप में रेलवे बिक रहा है, पेट्रोलियम बिक रहा है, ठीक है ना, बिजली विभाग बिक रहा है, तो इस प्रकार का क्या होगा जो सार्वजनिक संपत्ति है को कम अप्रयुक्त बनाकर राजस्व के लिए नए स्रोत बनाने का जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम एसेट मोनेटाइजेशन के रूप में जानते हैं। यहाँ तक क्लियर? महत्व क्या होगा साथियों? इस प्रोजेक्ट के जरिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की गैर जरूरी परिसंपत्तियों के निवेश पर जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें तेजी लाने का काम करने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया है। यह मामूली रूप से उपयोग की गई संपत्तियों के मूल्यों को अनलॉक करने में क्या करती है? सहायता करती है। तो साथियों ये टॉपिक कुछ विशेष नहीं है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो विशेष आपको बनने वाली हैं। वो फिर क्या है? डेट है, वो इसके बाद में क्या हुआ है साथियों, किसके साथ में समझौता हुआ है, तो ध्यान रख लेना। डेट है 16 नवंबर 2020 और जो समझौता किया गया है वो विश्व बैंक के साथ में किया गया है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि मृगी जो होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित एक है, वो क्या है आपको बताना है। तंत्रिका तंत्र फिर क्या होगा हमारे साथ में जो होगा वो किस तंत्रिका तंत्र का विकार है? मस्तिष्क का है, हृदय का है, फेफड़े का है या रक्त का है? तो साथियों ये जो मृगी होता है साथियों वो क्या है? एक विशेष प्रकार की बीमारी है और वो बीमारी साथियों का है वो किस प्रकार का डिसऑर्डर है? तो वो मस्तिष्क का होता है, यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर के रूप में साथियों जाना जाता है। ठीक है ना साथियों, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब कुछ जानकारियां मैं फ्रेंड आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मृगी जो होगा साथियों वो केंद्रीय तंत्र का तंत्र, केंद्रीय का मतलब वो तो साथियों जो सेंट्रल होता है, हमारे पूरे शरीर को जो साथियों जो सेंटर करता है, जो गवर्न करता है वो कौन करता है? हमारा माइंड करता है, हमारा फ्रेंड ब्रेन करता है। हमारे जितना ब्रेन काम करता है उतना हमारा फ्रेंड क्या होता है? हमारा शरीर काम करता है। अगर साथियों हमारे क्या होता है, अगर हमारी कोई सुई चुभाई जाती है तो सबसे पहले पता किसको चलता है? हमारे ब्रेन को पता चलता है। ब्रेन को पता चलता है तो साथियों क्या होता है? ये अपने आप को हटाने का काम करता है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे पास क्या है? ब्रेन है। अगर आपका ब्रेन नहीं काम कर रहा है तो आपके पास क्या होगा? ना दर्द होगा और ना फिर क्या हो जाएगा, कुछ चीजें आपके पास काम ही नहीं करेगी। पागल लोगों को भी देखा है दर्द होते हुए? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या कर रहे हैं? नहीं काम कर रहे हैं। अब प्यार में कोई धोखा खाता है तो फिर क्या होता है? उसका दिमाग नहीं काम करता है। तो इसका मतलब फिर क्या हो रहा है? दिमाग अगर है आपके पास, जो मेंटल मुख्य रूप से काम करता है वो कौन करता है? आपके पास मस्तिष्क करता है। जहां पर क्या होगा? मस्तिष्क गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं। क्या होती हैं? जो मस्तिष्क की जो गतिविधियां होती हैं असामान्य हो जाती हैं, जिससे बार बार होने वाले दौरे या असामान्य व्यवहार जो संवेदनाएं कभी कभी फिर क्या होती हैं? जागरूकता का भी नुकसान होता है, यानी कि व्यक्ति क्या होता है साथियों? मरने यानी कि मरने तक की भी संभावनाएं जो होती है यहाँ पर देखने को मिल जाती है। या वे फिर क्या होता है? सभी प्रकार के उम्र के पुरुषों एवं महिलाओं को प्रभावित करता है। ये फिर क्या होता है? किसी विशेष प्रकार का उम्र नहीं देखा जाता है, ठीक है ना, सभी प्रकार के। और ये महिलाओं में भी होता है और पुरुषों में भी होता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। WHO के अनुसार फिर क्या हुआ है कि 50 मिलियन से अधिक जो लोग हैं, क्या हो साथियों? 50 मिलियन से अधिक जो लोग हैं वो क्या होगा? मृगी से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% यानी फिर क्या होगा? 80% जो हो गया वो विकासशील देशों में है। ठीक है ना साथियों, लगभग आधा जो सेकंड क्या है वो विकासशील देशों में है। 50 मिलियन यानी कि 25 जो मिलियन लोग जो पीड़ित हैं वो फिर कितना है? वो विकासशील देशों से है। साथियों चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि अभी हाल में 17 नवंबर को मृगी दिवस के रूप में फिर क्या हो गया? मनाया गया है और मृगी के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में फिर क्या हो गया? इसमें बताया गया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण सूचों की।
सुर्खियां फिर अगले पास आई हैं 7 नंबर पे, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कितने जिलों में 3 लाख प्रवासी श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है, आपको ये बताना है। तो साथियों यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं 4, 114, 115, 116, 117। तो मित्रों यहाँ पे हमारे पास जो राइट आंसर बन के आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है ना। अब बात होती है साथियों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की। तो साथियों जो कौशल विकास रहा है वो कौशल विकास का फिर जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था, सबसे पहले तो जानकारी आपको ये तो इसकी होनी चाहिए। तो साथियों जो कौशल विकास है इसका शुरुआत कब हुआ था, 2015 में हुआ था। क्या हुआ था साथियों, 2015 में इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है ना। और साथियों इसको शुरू किसने किया था, तो आप सभी को पता होगा, ये पूर्ण रूप से इसका जो पूरा नाम फ्रेंड क्या था, पूरा फ्रेंड क्या नाम था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है ना साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये साथियों क्या था, इसका नाम था, जो पूर्व में पूरा कंप्लीट नाम आता है। और ये साथियों क्या होता है 2015 में शुरू किया गया था, किसके द्वारा में, नरेंद्र मोदी के द्वारा में, ठीक है ना साथियों। इसको शुरू किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। तो साथियों यहाँ तक सभी को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए फिर कुछ और बात करते हैं आप सभी के लिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां क्या होंगी। कौशल भारत मिशन क्या होगा साथियों, कौशल भारत मिशन जिसमें हम डिजिटल शिक्षा के बारे में फिर बात करते हैं। तो वहीं से फिर क्या होता है, हमें रोजगार की स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो हमें देता है, जिसे 2015 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रतिबंधित योजनाएं में कई कौशल योजनाएं और योजनाएं शामिल क्या हो जाए मुख्य रूप से की गई हैं, ठीक है ना साथियों। कई जो गए कौशल योजनाएं और अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है। समाचार में फिर रहने का मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी कर देते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA द्वारा निर्देशित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। साथियों आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज आपसे और पूछा जा सकता है, छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है, के अंतर्गत जो होता साथियों आता है, किसके अंतर्गत में आता है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। जिन्होंने कुल मिलाकर पूरे भारत में फिर क्या हुआ, 116 जिलों में से 3 लाख प्रवासी श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण जो होगा वो देने का काम किया जाएगा। या पहल कोविड युग में, यानी साथियों क्या होगा, कोरोना युग में यानी कोरोना वायरस के समय में प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण आबादी को सशक्त बनाने के लिए क्या होगा साथियों, जो प्रवासी श्रमिक रहे हैं उनको फिर क्या करने के लिए, उनके स्थान पर रोकने के लिए, यानी कि जहां पर वो मूल निवास करते हैं वहां पर रोकने के लिए, और ग्रामीण आबादी को फिर क्या करने के लिए, मजबूत बनाने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अब क्या होगा साथियों, इसमें 125 दिनों की वेतन जो होगा कौशल देकर, यानी कि कौशल प्रशिक्षण होगा साथियों 125 दिन का। अब 125 दिन का मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड, कितना दिन हो जाएगा, लगभग आपके पास में 3 महीने फिर क्या हो जाएगा और से अधिक दिन हो जाएगा, फिर क्या होगा, लगभग 4 महीने का दिन हो जाएगा। और इन जिलों में कार्यक्रम जो होगा वो शुरू हो रहा है साथियों, क्या होगा, इन जिलों में जो कार्यक्रम हो रहा है साथियों वो शुरू किया जा चुका है। तो साथियों यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये भी टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगला फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस का मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंच से समझौता जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता हुआ है। साथियों बात की गई है किसका मुकाबला करने के लिए, तो जहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा साथियों बांग्लादेश और चौथा दिया गया है अफगानिस्तान। ये 4 साथियों क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया है कि इनमें से कौन सा देश है जिसका मुकाबला करने के लिए पारस्परिक मतलब उसका साथियों सहयोग पहुंच से समझौता जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक समझौता किया गया है। तो साथियों यहाँ पे हमारे पास में जो राइट आंसर निकलेगा वो साथियों क्या बनेगा, ऑप्शन बन जाएगा ए इज द राइट हियर, ठीक है ना साथियों। चाइना, चाइना के साथ में फिर क्या होगा मुकाबला करने के लिए, क्योंकि सभी को पता है कि चाइना के जो इरादे हैं वो फिर क्या है, ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसमें फिर क्या होता है, सबसे पहले तो ये हमें किसी भी कंट्री को अगर फिर क्या करना है, इसको कुछ अगर नुकसान पहुंचाना है तो साथियों ये सबसे पहले क्या करेगा, मनोवैज्ञानिक तरीके से फिर क्या होगा दबाव बनाने की कोशिश करेगा। किस तरह से, मनोवैज्ञानिक तरह से दबाव बनाने की कोशिश करता है, मतलब झूठी बयानबाजी फिर क्या करता है, बोलने का काम करता है। साथियों एक चीज हुआ है कि अभी
हाल ही में चीन ने पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक अपना फ्लाइट उतारा था। क्या हुआ साथियों, अपना जो युद्ध विमान था वो कहाँ पे उतारा साथियों, वो अपना चीन पाकिस्तान में उतारा था, जिसकी नजर फिर क्या हुई है, वो भारतीय जो भाई आपने देखा होगा कि एक उपग्रह लॉन्च किया, सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, उस सैटेलाइट के जरिए फिर क्या होगा, इस पर नजर रखा गया है। और इसने फिर क्या कहा था कि इसने जो है फिर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के इलाके में जहाँ सियाचिन है साथियों, वहां पर एक ऐसे मिसाइल का प्रयोग किया था जिससे वहां पर फिर क्या जो टेम्परेचर है वो अचानक फिर क्या हुई है, बढ़ गई है, और भारतीय सैनिक वहां से छोड़कर क्या हो चुके हैं, भाग चुके हैं। ऐसी बात किसने कही थी साथियों, वो चीन ने कही है, लेकिन ये पूरी तरह से फिर क्या है, गलत है। तो साथियों जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 17 नवंबर 2020 को क्या हुआ साथियों, 17 नवंबर 2020 को दक्षिण चीन सागर, हमने साथियों दक्षिण चीन सागर का आपको पूरा मैप पे दिखा दिया है, और ये देखिएगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ, ठीक है ना साथियों। अभी आप हमारे साथ में बने रहिएगा, इसीलिए हम क्या होता है कि मैपिंग के माध्यम से आपको कुछ बेहतर सिखाने वाले हैं। यहाँ से देखिएगा, दक्षिण चीन सागर और प्रशांत द्वीप राष्ट्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को मुकाबला करने के लिए पारस्परिक पहुंचते समझौते पर फिर क्या है, हस्ताक्षर किए गए। यह 1960 के बाद में अपने संप्रभुत्व क्षेत्र में विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने वाला जापान का पहला समझौता है। क्या होगा साथियों, 1960 के बाद में संप्रभुत्व क्षेत्र में, यानी जहां पर उसका क्या हो साथियों, कोई अपना क्षेत्र ना हो, विदेशी सैन्य उपस्थिति की अनुमति देने वाला ये पहला समझौता है। इसने 1960 में अमेरिका के साथ में, 2009 में जिबूती, क्या हुआ साथियों, जिबूती के साथ में स्थित बल समझौते पर फिर क्या किया था, हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता जापान अमेरिका की स्थिति के समझौते को नवीनीकृत करने के मार्ग को साथियों प्रशस्त करता है। यानी अगर एक हिसाब से देखा जाएगा तो जो अमेरिका और जापान का फिर क्या हुआ था, समझौता हुआ था, उसी का क्या है, एक नवीनीकरण रूप है। अब साथियों बात करते हैं दक्षिण चीन सागर के बारे में। तो ये साथियों क्या है, सबसे पहले तो ये क्या होता है साथियों, अपना जो क्षेत्र है, ठीक है ना साथियों, ये क्या कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। और अब इसने तो फिर क्या हुआ है, एक नया जो होगा घोषणा पत्र जो है फिर निकाल दिया साथियों, क्या होता है कुछ चीजों में जारी किया गया था। इसने बताया है कि जितने भी इसके क्षेत्र हो चुके हैं, उस क्षेत्र में से कोई भी चीज है फिर क्या है, जैसे यहाँ पे बुर्नोई देख रहे हैं, या मलेशिया देख रहे हैं साथियों, या वियतनाम देख रहे होंगे, ठीक है ना, या फिर फिलीपींस देखें, या फिर ताइवान देखें। तो इसका कहने का मतलब है कि जो ये दक्षिण चीन सागर में जितने भी क्षेत्र आते हैं, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसके लिए साथियों कहा गया है, ये पिन क्या होगा, नाइल लाइन यहाँ पर पिन बनती है, यहीं से पिन क्या होता है, नाइल लाइन का एक क्या होता है, क्षेत्र है। ये साथियों क्या है, ये नाइल लाइन है, ठीक है ना, और नाइल लाइन के उसने कहा है कि नाइल लाइन का जो क्षेत्र है, उस नाइल लाइन क्षेत्र में फिर क्या कर सकता है, कोई भी जो होगा उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, किसी भी काम के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये किसने कहा साथियों, ये चाइना ने कहा है। तो भाई बाकी अब इंडिया को भी क्या करना चाहिए, जितना भी इंडिया का जो क्षेत्र है, वहां भी अपनों उसका क्या होना चाहिए, जो अधिकृत क्षेत्र है साथियों, जितने भी यहाँ पे जितने भी जो क्षेत्र हैं उसको क्या करना चाहिए, अधिकृत करना चाहिए, और उसको भी बताना चाहिए कि यहाँ पे जो क्षेत्र होगा साथियों वो क्या करेगा, हम भी दूसरी कंट्री को भी क्या करेंगे, कोई भी इजाजत नहीं देगी। और ये फिर क्या होना चाहिए, अपने घोषणा पत्र में उस पर भी लिखना चाहिए, जिससे संयुक्त राष्ट्र संघ भी क्या कर सके साथियों, इसमें अपना हस्तक्षेप ना कर सके। अगर साथियों क्या होता है, इसमें भारत हस्तक्षेप करता है, क्या होगा साथियों, अगर भारत इसमें हस्तक्षेप करता है तो चीन को ये अगर देखा जाएगा तो अपने पास पीछे हटना पड़ेगा इस काम के लिए। साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसके पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको ये बताना है, 15 नवंबर, 16 नवंबर, 20 नवंबर या 19 नवंबर। तो साथियों ध्यान रखना कि प्रतिवर्ष 16 नवंबर को क्या होता है साथियों, कि प्रतिवर्ष 16 नवंबर को सहिष्णुता दिवस रूप में मनाया जाता है, किसके रूप में, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस में। अब ये फिर क्या होता है, एक प्रकार का देखेंगे तो मानवता दिवस के रूप में, क्या होगा साथियों, एक प्रकार का क्या है, ये मानवता का कार्य है जो अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों इसकी शुरुआत देखा जाए तो किसने की थी, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा फिर क्या हुआ, इसका जो होगा वो शुरुआत किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस क्या होगा साथियों, सभी को टॉलरेंस दिवस के रूप में जाना जाता है। अगर आपको इंग्लिश जानना है साथियों तो टॉलरेंस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसमें सभी जितने भी देश होंगे उसको एक साथ में जुटकर, ठीक है ना, शांति, अहिंसा और समानता के मूल्यों को प्रोत्साहन करना तथा संस्कृति एवं समुदाय को आपस में बढ़ावा देना तथा समेट कर रखना एक उद्देश्य से ये मनाया जाता है। इसकी घोषणा साथियों किसने थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, हमने आपको पहले ही बता दिया है।
चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 10 का, जो कि फ्रेंड क्या होगा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। साथियों कहा गया है कि किसने अपनी आपातकालीन उपयोग सूचियों में NOPV जो सेकेंड वैक्सीन टीका को जोड़ा है। क्या होगा साथियों, वहां की एक सूची होती है। क्या होगा साथियों, WHO की एक सूची होती है जिसे हम क्या कहते हैं NOPV2 जो होगा वैक्सीन टीका को जोड़ने का काम किया गया है। तो वो कौन सी जो होगा किया गया है। तो साथियों कहा गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय या सीरम इंस्टीट्यूट। तो साथियों देखिएगा सीरम इंस्टीट्यूट तो मुख्य रूप से दवा बनाने का काम करती है, जोड़ने का काम तो यहाँ पर किया नहीं जाएगा। ये साथियों किसके आधार पर किया गया है, तो यहाँ का जो मुख्य कार्य है साथियों वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ठीक है ना साथियों, क्या बन जाएगा WHO बन जाएगा साथियों अपने साथ में राइट आंसर। अगर बात करें साथियों कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो 7 क्या हुआ साथियों 7 अप्रैल को 7 अप्रैल 1947 को फिर क्या हुआ था, इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1947 को फिर क्या हुआ था, WHO की जो है मुख्य रूप से स्थापना की गई थी। और एक चीज फिर आपसे आपको बता दें और कि WHO का जो मुख्यालय है क्या होगा साथियों, मुख्यालय वो कहाँ पे है, जेनेवा में। कहा साथियों, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहा साथियों, स्विट्जरलैंड में है। ये भी आपसे पास कई बार पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है ना, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। अगर कंट्री पूछेगा पहले तो आपके पास स्विट्जरलैंड रहेगा, अगर सिटी पूछता है तो साथियों क्या रहेगा, वो जेनेवा रहेगा। साथियों यहाँ तक सभी को क्लियर हो चुका है। एक चीज हम ध्यान रखना और साथियों कि इसके जो प्रमुख रहे हैं साथियों, क्या होगा इसके जो प्रमुख रहे हैं वो फ्रेंड कौन रहे हैं, तो साथियों टेड्रोस। क्या होगा साथियों, टेड्रोस एडोनम। क्या होगा साथियों, एडोनम। एडोनम फिर क्या रहे हैं, इसके जो होगा वो प्रमुख रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना आप सभी के पास। महत्वपूर्ण सूचियां फिर क्या होती है, यहीं से बनती हैं। चलिए फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन की कुछ महत्वपूर्ण सूचियों के बारे में। WHO ने अपनी आपातकालीन उपयोग सूचियों को एक टीकाकरण से जोड़ा गया है। और वो टीकाकरण साथियों में है किसका, तो यह टोक्या फिर क्या है, पोलियो वायरस के रूप में है। क्या साथियों, व्युत्पन्न जो पोलियो वायरस स्ट्रेन का इलाज करने के लिए मुख्य रूप से क्या होगा साथियों वो बनाई गई है। यह अफ्रीकी और जो पूर्वी मध्य भूमध्य सागर देशों जो सागरीय देश है हो गया 2010 से लेकर 2019 के बीच में वैक्सीन व्युत्पन्न पोलियो वायरस के मामले बढ़ती मामले के कारण फिर क्या हो रहा है किया जा रहा है। जो फिर क्या होगा कुछ मामला हो रहा है वो बढ़ रहा है, जहाँ कहाँ पे अफ्रीका में और पूर्वी जो मध्य सागरीय देश में हो गया, वहां पर पोलियो की जो फिर क्या हो चुकी है, जो कुछ केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए वहां पर इस वैक्सीन की जो होगा साथियों वो काम ज्यादा लिया जा रहा है। भारत में क्या हो चुका है, पूरी तरह से पोलियो से मृत्यु हो चुका है। अब पोलियो की आपके पास ड्रॉप्स होगा वो फिर क्या होती है, बच्चों को नहीं पिलाई जाती है। आप सभी को पता होगा। WHO के अनुसार फिर क्या हुआ है, मई 2020 तक 1961 से शुरू होने वाला कुल 149 रोगक्षम अपर्याप्तता वैक्सीन पोलियो वायरस के मामले फिर क्या हो चुके हैं, सामने आए थे। कितना हो सकते हो, 2020 तक 1961 से शुरू होने वाले 149 रोगक्षम अपर्याप्तता वैक्सीन पोलियोग्राफ के सामने मामले आ चुके हैं। मतलब फिर क्या हो चुका है, अब तक के लेकर 149 से अधिक वैक्सीन का क्या हो चुका है, निर्माण किया जा चुका है। किसके लिए साथियों, पोलियो के लिए। ठीक है ना, तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक भी आपको बेहतर रूप में समझ में आ चुका होगा। और फिर इसी के साथ में आज की जो प्रश्न का सेशन है वो फ्रेंड क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। हमारे साथ में फ्रेंड क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप सभी का जो एक सपोर्ट चाहिए कि हमारे जितने भी वीडियो होते हैं उसका थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें चैनल को, अपने साथ भी जितने भी आपके हित मित्र होंगे और उनको सभी को फिर क्या करें, सब्सक्राइब करा लें, जिससे अपना जो थोड़ा सा फिर क्या है सपोर्ट मिले और ये चैनल जो है फ्रेंड थोड़ा सा ग्रो हो, जिससे हम आपके लिए कुछ और बेहतर कंटेंट जो होगा साथियों वो आपको ला सकें। तो साथियों अगर पीडीएफ को अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं साथियों, तो पीडीएफ आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला माध्यम फ्रेंड क्या है, टेलीग्राम के माध्यम से, दूसरा फ्रेंड क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो व्हाट्सएप के लिए फ्रेंड क्या करना होगा आपको, 9415704065 पर हमें व्हाट्सएप करना होगा। अगर व्हाट्सएप का आपको लिंक हम आप चाहिए ग्रुप का, और अगर आप साथियों अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फेसबुक का भी लिंक वहीं पर है साथियों, इंस्टाग्राम का भी और ट्विटर का भी लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप सारे लिंक को हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपको सभी को हमारे साथ में, जितने भी साथी आज पूरा वीडियो देखे हैं उन सभी को धन्यवाद मेरी तरफ से।
और फ्रेंड एक बार मैं आपको पुनः बताऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड। मिलते हैं कल सुबह एक और वीडियो के साथ में। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दें, कल आपके पास में मॉर्निंग में वीडियो नहीं आ पाएगी, वो वीडियो में भी हो सकता है इवनिंग में आएगी, क्योंकि कल फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, हमारा है पेपर, और पेपर के दिन में मैं रहूंगा फ्रेंड्स बाहर। तो अगर शाम को लेट हो जा सकता है तो साथियों उसके एक दिन बाद में आएगा, यानी कि 22 तारीख को आपके पास करंट अफेयर की वीडियो नहीं आएगी। तो वो साथियों वीडियो आएगी आपके साथ में 23 नवंबर को, ठीक है ना साथियों। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको 23 नवंबर के दिन सुबह के 9 बजे एक और सेशन के साथ। तब तक सभी को फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।